नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल मैं मुंबई आ रहा था तो एयरपोर्ट पर मुझे दिल्ली के एक साहब मिले। वो भी मुंबई आ रहे थे और बड़े बिजनेसमैन थे। मुझे पहचाना, मेरे पास आए, चैनल की तारीफ की और फिर कहा कि संजय जी, हमें उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी इतने इंटेलेक्चुअल हैं। इस पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्पीच दी उसने हमारा सारा नज़रिया बदल दिया। तो मैं चौंका। मैंने कहा कि उससे पहले आपको लगता था? बोले नहीं, उससे पहले बीजेपी ने इतना पप्पू पप्पू कह दिया था ना, हमारे दिमाग में भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया फीलिंग नहीं थी। तो ये एक धारणा थी जो पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अलग अलग कारपोरेट हाउस ने, मीडिया ने, आरोप बीजेपी और संघ पे भी लगता है। राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में पूरी तस्वीर बदल दी। हम रोज चर्चा करते हैं अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार हैं देश के। एबीपी चैनल पे आप उनको रोज सुनते हैं। बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको राजनीति के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में। मैंने उनसे आज कांग्रेस के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करी। राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी के रिश्ते पे चर्चा करी, कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है और राहुल गांधी को क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करी। अब मुझको यकीन है ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। उससे पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोग कई दिनों से बात तो कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की। हम लोगों ने कांग्रेस की बात नहीं करी। ये ठीक है कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, वो 99 सीटों तक पहुंची, लेकिन क्या ये प्रदर्शन पर्याप्त था या इससे भी आगे जाना चाहिए था? दूसरा सवाल यह कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी की क्या यह न्याय यात्राएं फिर निकलनी चाहिए? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हैं, वहां से पहले यात्राएं निकलनी चाहिए, या आपको लगता है कि राहुल गांधी को कुछ और ऐसा करने की जरूरत है जिससे वो और लोकप्रिय हो सके? कांग्रेस का टोटल भविष्य आप कैसा देखते हैं? देखिए, इस बात को आपका सवाल आपने तो बहुत छोटे में सवाल पूछ दिया, लेकिन इसका जवाब, इसके कई आयाम है और उसका जवाब बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में इस बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को कम से कम 30-40 सीटें और जीतनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस 30-40 सीटें और जीत लेती तो इस वक्त नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठे होते। और भाजपा के ऊपर होता है कि नरेंद्र मोदी को अब विपक्ष का नेता, अपनी पार्टी का नेता चुना जाए या ना चुना जाए। नरेंद्र मोदी को भी सोचना पड़ता है कि हम विपक्ष के नेतृत्व संभालें या ना संभालें। उनके लिए बिल्कुल वो एक नई दुनिया होती, ना वो मुख्यमंत्री होते ना वो प्रधानमंत्री होते। तो ऐसा करने से अभी जो संसद में नजारा दिख रहा है, इसमें प्रधानमंत्री बार बार खड़े होकर कहते हैं कि आप अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, विपक्ष उनसे कह रहा है कि अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। पराजय बिल्कुल स्पष्ट हो जाती। मेरे ख्याल से पराजय अभी भी स्पष्ट है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीजेपी घट गई है, उस तरह से पराजित नहीं हुई है जिस तरीके से उसे पराजित होना चाहिए था। और वो पराजित करने का काम दरअसल कांग्रेस का है। ध्यान रखिए कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उन्होंने तो इस चुनाव में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी ने बहुत धुआंधार प्रदर्शन किया है, डीएमके ने बहुत धुआंधार प्रदर्शन किया है। अब महाराष्ट्र में देखिए, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं कांग्रेस के अलावा उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है, समाजवादी पार्टी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है। केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है जो आशा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो है तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल। उसे उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उससे उम्मीद की जाती थी। अब वो बिहार विधानसभा चुनाव में उसे अपनी ताकत को नए सिरे से दिखाना होगा। तो मुख्य तौर पर आइडिया ये है कि अंततः चुनाव अगर भाजपा को हराना है और चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को ही पहलकदमी इसमें लेनी होगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस चुनाव में जो देखने वाली बात यह है कि पुराना वोट जो कांग्रेस से अलग हो गया था, धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में, 15-20 साल में पहली बार मुझे दलित वोटों का कांग्रेस की तरफ रुझान बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिले हैं, वो कांग्रेस के साथ समझौते के कारण मिले। अगर समझौता कांग्रेस के साथ न होता तो वो दलित वोट उनको नहीं मिलते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहली बार मुसलमान वोट, वो सामाजिक न्याय की पार्टियां कांग्रेस से मुसलमान वोट छीन लेती थी उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को वोट मिले, कांग्रेस को तो किसी मुसलमान ने वोट दिया नहीं। तो वो वोट भी कांग्रेस की तरफ झुके हैं। तो अगर राहुल गांधी आगे 1-2 साल के अंदर ये चीज स्थापित कर देते हैं कि दलित वोट और मुसलमान वोट हमारा है, हमें किसी के जरिए नहीं मिलता है,
बल्कि हमारा है। और ये सबकी समझ में आ गया है, ये तेजस्वी यादव की भी समझ में आ गया है, बिहार में अखिलेश की भी समझ में आ गया है कि अगर मुसलमान वोट चाहिए तो आपको कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करना पड़ेगा, वरना मुसलमान वोट कांग्रेस बांट लेगी और दोनों को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। तो ये चीज भी ये स्थापित हो गई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या करें, वो भारत जोड़ो यात्राएं करें या उसी किस्म की यात्राएं करें, कहां से कहां तक की यात्राएं करें, क्या करें क्या ना करें, ये सब अलग बात है। मतलब मेरा मानना यह है कि उन्हें केंद्र में, वो विपक्ष के नेता हैं, इस वक्त विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है ब्रिटिश परंपरा के मुताबिक। भारत में ऐसी कोई श्रेणी नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार ब्रिटिश परंपरा का सहारा लें तो राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। बहुत सारे दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी जो गंभीर हैं और लफाज नहीं है, जैसे जगन्नाथन साहब हैं, उन्होंने आज ही एक लेख लिखा है कि आज राहुल गांधी मोदी के मुकाबले, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के समर्थक हैं जगन्नाथन साहब, जो स्वराज चलाते हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में साफ तौर पर लिखा है कि आज राहुल गांधी मोदी के मुकाबले एक वैकल्पिक चेहरे के तौर पर खड़े हो चुके हैं, और वो पप्पू नहीं है किसी कीमत पर। वो बात अब पुरानी हो गई है, उस बात को लगातार घिसते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो जब मोदी वर्सेस राहुल हो गया है पूरे देश के अंदर, और राहुल की मैं समझता हूं प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है, ये मेरा कहना है और कोई नहीं इस बात को कह रहा है, मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि पिछले 20-25 दिन में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, चुनाव के दौरान बढ़ी है लोकप्रियता, राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ रही है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या तो ठिठकी हुई है अपनी जगह पे या नीचे गिर रही है। तो ऐसी स्थिति का फायदा उठा के राहुल गांधी को अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति और उत्तरोत्तर मजबूत करनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब देखिए ऐसी नहीं कि हमें जरा सा अच्छा नतीजा निकल आया तो जिन क्षेत्रीय शक्तियों से हमारे गठजोड़ हैं हम उनसे लड़ने लगे या उनके सामने अजीब किस्म की शर्तें रखने लगे। और राष्ट्रीय उपस्थिति मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को भाजपा और मोदी और एनडीए सरकार का विरोध करने के नए तरीके खोजने होंगे। एक नया तरीका वही था जो मैंने सुझाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस मेरी बात मान ले, लेकिन उसे चाहिए कि जो तमाम 2019 से लेकर और 24 तक जो भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, एयरपोर्ट बनवाने में, इन सब चीजों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सुरंगें बनवाने में, इस भ्रष्टाचार की जांच मोदी सरकार तो कराएगी नहीं, तो इस भ्रष्टाचार की जांच कांग्रेस को करानी चाहिए, तभी कहेगा वो शैडो सरकार चला रहे हैं। इसी तरीके से मणिपुर में जो हो रहा है उसकी जांच कांग्रेस भाजपा तो कराएगी नहीं, वो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, और लोकसभा में एक शब्द नहीं बोले मोदी, जबकि लगातार मणिपुर पर न्याय दो के नारे लगाते रहे विपक्षी सांसद पूरी तैयारी करके आए थे, वो छोटी छोटी मंडलियों में बैठे हुए थे। जब ये तय था जब एक मंडली नारे लगाते रहे थक जाएगी दूसरी मंडली शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है सारे लोग एक साथ नारे लगा रहे थे। आप तैयारी देखिए ना, वो तय करके आए थे कि हम लगातार नारे लगाते रहेंगे। तो उन्होंने बता दिया है कि हम आपका दबदबा मानने के लिए तैयार नहीं है, अब विपक्ष का दबदबा भी रहेगा, आपका भी नैरेटिव चलेगा और हमारा भी नैरेटिव चलेगा। इसके दबाव में राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री बोले तो पूरे 5 मिनट उन्हें मणिपुर के ऊपर बोलना पड़ा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष अभी तक पूरी तरीके से कामयाब रहा है। अब राहुल गांधी को एक इनोवेटिव लीडर के तौर पर निकल के आना होगा, एक ऐसे नेता के तौर पर निकल के आना होगा जिसको नई तरकीबें पता है विरोध करने की, और उन्हें अपनी आत्म छवि, अपने आप को इस रूप में देखना होगा कि वो इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। अभी प्रधानमंत्री नहीं है, अभी वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जल्दी ही वो वक्त आएगा, वो वक्त 2 साल में आ सकता है, 2.5 साल में आ सकता है, 3 में आ सकता है, और 5 साल में तो वो वक्त आएगा ही। तो अपने आप को शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश करें, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका आचरण होना चाहिए। देखिए याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जो प्रधानमंत्री के प्रति उम्मीदवार थे शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश किया था। जब 26 जनवरी को यहाँ पे मनमोहन सिंह 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी उसी तरह उसके समांतर भाषण दे रहे थे। वो क्या था, वो अपने आप को शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश करने का तरीका था। इसी तरीके से इनको करना होगा। सरकार जिन विपक्ष के आरोपों को मानने से इनकार करके सरकार जब उसकी कार्रवाई करने से परहेज करेगी, उस वक्त विपक्ष को चाहिए कि वो आयोगों का गठन करे, जन सुनवाइयां करे। हाँ, और सारे देश में इससे मैसेज ये जाएगा कि मोदी सरकार करे ना करे ये तो बात पूरी निकल के आ रही, पर उन जन सुनवाइयों के आधार पर उनकी रिपोर्ट जारी हो। जैसी जन सुनवाइयां होंगी, मानवाधिकार संगठन भी उनमें भागीदारी करने लगेंगे,
पीयूसीएल, पीयूसीआर सब उसमें भागीदारी करने लगेंगे और पूरा डिस्कोर्स देश का बदल जाएगा। बिल्कुल जो सही बात है। आधार पर सनातन सनातन की बकवास करके भाजपा वाले ये जो डिस्कोर्स बनाते हैं, ये ना डिस्कोर्स होकर सारा डिस्कोर्स गवर्नेंस पे आ जाएगा। और गवर्नेंस का मतलब, गवर्नेंस एक इतना बड़ा पत्थर है जो मोदी गले में लटका हुआ है, गवर्नेंस देने में विफल रहे हैं वो। अर्थव्यवस्था एक ऐसा पत्थर है जो मोदी गले में अटका हुआ है। इन सब चीजों पे इन लोगों को बहुत गहराई से गौर करना होगा। तो ठीक है अभय जी, और मुझे लगता है कि ये जो इस बार राहुल गांधी का पार्लियामेंट में जो भाषण था, उसने राहुल गांधी की छवि को बिल्कुल चेंज करने में काफी बड़ी भूमिका अदा करी। मैं मुंबई आ रहा था, कल लखनऊ एयरपोर्ट पे मुझे एक सज्जन मिले, दिल्ली के रहने वाले थे, श्रीवास्तव जी, बड़े इंटेलेक्चुअल लग रहे थे। तो उन्होंने पहचाना मेरे को, मेरे पास आए, बोले कि संजय जी, हम समझते नहीं थे कि राहुल गांधी इतने इंटेलेक्चुअल हैं। हम हमारे दिमाग में बड़ी खराब छवि बनी हुई थी बीजेपी ने जो बना रखी थी, लेकिन इस पार्लियामेंट के भाषण को सुनकर तो हम हैरान हो गए कि ये कितना गंभीर किस्म का नेता है। तो मुझे देखिए, लगता है कि संजय जी, मैंने तो 4 PM के मंच पे कहा था, आपने सवाल पूछा था और मैंने ये हाँ, कहा था कि इस भाषण को लाखों करोड़ों लोग देश में सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं। अब आप, वो जो बिरला साहब हैं, वो कितने भी उसके हिस्से एक्सपंज करने निकालने कार्रवाई, उससे क्या होगा? सोशल मीडिया के जमाने में वो लोकसभा में कार्रवाई एक्सपंज करने की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई है। हाँ, राहुल गांधी का कहा गया एक एक शब्द लोगों ने सुन लिया है, हाँ, दूसरों को सुनाया है। तो राहुल गांधी राहुल की छवि तो उस भाषण से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हुँ। अभय जी, आपने कहा कि राहुल गांधी को अब और आगे बढ़ना चाहिए, ये मैसेज होना चाहिए, दलितों को, मुसलमानों को जोड़ना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो क्षेत्रीय दल उनके आड़े आएँगे। उत्तर नहीं प्रदेश में आएंगे, ये भाजपा का प्रचार है। नहीं आएंगे, ये भाजपा के बुद्धिजीवियों का प्रचार है। प्रैक्टिकल बताइए, उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर प्रैक्टिकली कांग्रेस बता रहा हूं मैं। देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। उसके लिए जरूरी यह है कि राहुल गांधी को जिन इलाकों में अभी तक जिन क्षेत्रीय दलों से उनका समझौता है, उस समझौते पे वो कायम रहे। हुँ, क्योंकि जैसे ही किसी पार्टी के नतीजे अच्छे आते हैं, पार्टी में लॉबी सक्रिय हो जाती है कि हमें अकेले लड़ जाना चाहिए या हाँ, हमें हाँ, उल्टी सीधी डिमांड रखनी चाहिए, बड़ी बड़ी हुँ, मांगे हमें करनी चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इस प्रकार का दबाव दबाव बनने लगता है नेता के ऊपर। हुँ, देखिए, अभी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव जीत पाए। हुँ, ये एक हकीकत है। इसको ध्यान में रख, अभी अभी वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ होना शुरू हुआ है। आगे अगले चुनाव, अगले 8-10 साल में हो जाएगा, कांग्रेस बहुत ताकतवर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस में ही इतना ताकतवर होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उसे जहां जहां गठजोड़ हो सकता है, रह सकता है। जैसे बिहार में किसी कीमत पे उसे महागठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, वहां किसी भी कीमत पे उसे कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु में किसी भी कीमत पे गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए उसे। लगातार जहां जहां उनके गठजोड़ हैं, उन गठजोड़ों को लगातार कायम रखना चाहिए। और जहां लोकसभा चुनाव के दबाव में गठजोड़ टूट गए हैं, वहां विधानसभा चुनाव के दबाव में गठजोड़ टूट गए हैं, वहां पर लोकसभा चुनाव की राजनीति के तहत गठजोड़ कायम रखना चाहिए। गठजोड़ के दो आप हिस्से हैं। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठजोड़ टूट गया, हरियाणा में टूट गया। हरियाणा में टूट गया, हरियाणा में हाँ। कांग्रेस ने तोड़ा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। तो हुँ। ऐसी स्थिति में वो गुजरात में कायम रखना चाहिए, यहाँ कायम रखना चाहिए। तो इस तरह से कायम रखने से इन लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पैर पसारेगी, तो वहाँ पे तेजस्वी को, यहाँ पे अखिलेश को ये नहीं लगेगा कि मुसलमान उनका वोट बैंक है। अगर कांग्रेस पैर पसारेगी, कांग्रेस मजबूत करेगी, तो मुसलमान छिटक सकता है, और एक तारीख में जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, तो वो बराबर-बराबर का हिस्सा माँगेगी। तो अखिलेश यादव या तेजस्वी क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत हो कि मुसलमान वोट भी वहाँ शिफ्ट हो जाएँ? देखिए, संगठन मजबूत होना एक अलग बात है, लेकिन पैर पसारना एक अलग बात है। जिस मुहावरे का आपने जिक्र किया है, पैर पसारने का मतलब यह है कि आप अपने सहयोगी दलों के ऊपर पहले से ज्यादा बड़ी बड़ी मांगे रखते हैं उनके सामने। हुँ, जैसे कि अगर आप समाजवादी पार्टी को ये मैसेज देंगे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में हम आपसे इतनी सीटें मांगेंगे, हुँ। हैं, तो ज्यादा सीटें मांगेंगे पहले, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप ये अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। आपका क्योंकि कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय दलों को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहिए, जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है। क्षेत्रीय दल जहां वास्तव में व्यवहारिक रूप से बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई रहेंगे ही। बिहार में, उत्तर आपको प्रदेश में। आपको उनके साथ में मेल-जोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अभी ना बिहार में ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस अकेले दम पे कुछ कर सके, ना ही उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है।
कांग्रेस अकेले दम पे कर सके। इन सभी जगहों पर इनको आप डीएमके के साथ में तमिलनाडु में रखना ही पड़ेगा वो गठजोड़ जो अभी तक रहा। तो इस तरह के गठजोड़ों को कायम रखना पड़ेगा कांग्रेस को, और ऐसा कोई संदेश नहीं देना है उन्हें, न अखिलेश यादव को, न स्टालिन को, और न ही तेजस्वी यादव को, कि हम अब बहुत बड़े नेता हो गए हैं और हम पहले शर्तों पे नहीं, हमारी कुछ नई शर्तें होंगी। मैं मुंबई में था तो मेरी कुछ इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से बात हुई जी। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ भी कांग्रेस के स्थानीय नेता कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे महाअघाड़ी गठबंधन जो है उसमें कई दरार आ सकती है। लगता है आपको कि बहुत संयमित होकर लड़ना चाहिए? महाराष्ट्र बहुत देखिए, सेंसिटिव। महाराष्ट्र में क्या है कि पूरी रणनीति दरअसल शरद पवार के हाथ में है, और किसी नेता की दम नहीं है कि शरद पवार जो कहें उसके खिलाफ चला जाए। देखिए, अभी शरद पवार ने कहा कि हम किसी चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे महायुति के खिलाफ, तो उस पर कोई खंडन नहीं किया किसी ने शरद पवार का। तो जो छुटवैये नेता होते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो आला कमान की तरफ से या स्थानीय नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बयानबाजी को रोकथाम करनी चाहिए उनको। तो अगर वो बयानबाजी की रोकथाम नहीं करेंगे तो उससे कुल मिला के बहुत नुकसान होगा। चूंकि लेकिन महाराष्ट्र में अच्छी बात यह है कि ये लोग लंबे अरसे से गठजोड़ में ही हैं, और अभी भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा में। अच्छा प्रदर्शन शरद पवार की पार्टी ने भी किया है, अच्छा प्रदर्शन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, तीनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी अच्छे प्रदर्शन को उन्हें केवल विधानसभा में रेप्लिकेट करना है, विधानसभा में दोहराना है, और महाराष्ट्र भाजपा से छीन लेंगे। अच्छा, आपको लगता है क्या है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के फेस को आगे करना चाहिए, चेहरा बनाना चाहिए, या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से शरद पवार ने ये बात इसलिए कही है कि अगर उद्धव ठाकरे के फेस को चेहरा बना दिया घोषित रूप से, तो फिर एनसीपी को चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी, तब फिर कांग्रेस को चुनाव लड़ने में दिक्कत हो सकती है। ये अपने आप में एक समझी हुई बात है कि अगर जब चुनाव होगा तो ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि टिकट भी उसको ज्यादा मिलेंगे, प्रभाव क्षेत्र भी उसका ज्यादा बड़ा है इन दोनों पार्टियों के मुकाबले, तो ज्यादा सीटें वो ही जीतेगी, ज्यादा सीटें वो जीतेगी, अपने आप ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो गठजोड़ राजनीति लचीलेपन से होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। कांग्रेस के अंदर भी एक विचारधारा ये चल रही है कि अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कुछ महीने में, चुनाव जीत भी जाएंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो एक खेमा भाई बहन के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों के बीच बहुत प्यार है, दिखता भी है। राहुल बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन को गले लगाते हैं, प्रियंका भी बड़ी मेहनत करती हैं। लेकिन लोकसभा में जब भाषण देने का नंबर आएगा तो क्या क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में ये तुलना होने लगेगी कि भाई अच्छा बोला? देखिए, भाई बहन का प्यार और माँ बेटे का प्यार, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन इस प्यार के बावजूद भी नीतिगत मसलों पर उन लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। भाई बहन का दिमाग तो अलग अलग है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं सोचने के। एक सोच सकता है कि मेरे दृष्टिकोण से ही पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्रियंका ये भी सोच सकती है कि मेरे दृष्टिकोण से राहुल गांधी को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। राहुल गांधी सोच सकते हैं इसके दृष्टिकोण से हमें फायदा नहीं होगा, मैं जो सोच रहा हूँ या हमारी मम्मी सोच रही है उससे फायदा। इस प्रकार के मतभेद उन लोगों के बीच में हो सकते हैं, और प्यार फिर भी रह सकता है। ये अलग तरह का मामला है, पार्टी कैसे चलाई जाए, मोदी का कैसे मुकाबला किया जाए, राहुल की छवि को कैसे बढ़ाई है। देखिए, प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पे तो राहुल ही स्थापित हुए, प्रियंका गांधी स्थापित नहीं हुई है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। कांग्रेस के डिफेक्टो लीडर तो राहुल गांधी ही हैं, प्रियंका गांधी नहीं है। प्रियंका गांधी तो अपने भैया की मदद कर रही है, उनकी बातों से भी होता है अभी मैं यहाँ हूँ, फिर भैया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाऊंगी, उनके लिए काम करूंगी, बार बार कहती भी है वो। तो ये सब जो बातें होती रहती हैं, ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की चिमगोइयां और इस प्रकार की बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन ज्यादातर बातें गंभीरता पूर्वक ली नहीं जानी चाहिए, नहीं हम लोग उन सब बातों के ऊपर विचार करने लगे बैठ के। ठीक बात है। खड़गे जी को जब तक बात पक्की और सिक्का बंद ना हो तब तक ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए इन बातों पर। हाँ, बात तो ठीक है। मुझे एक बताइए अभय जी, उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति के पतन के बाद दलित नेता के रूप में जगह खाली है। चंद्रशेखर ने अपने दम से चुनाव जीता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए चंद्रशेखर। मायावती पहली बार 10 उपचुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या खड़गे को कांग्रेस दलित चेहरे के रूप में स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश में, या बाकी जगह ये बढ़ाएगी? उत्तर प्रदेश का कोई जाटव जाति का नेता ही दलित नेता बनेगा।
वहां कर्नाटक से कोई दलित नेता कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, और कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, वो उत्तर प्रदेश के दलितों का नेता नहीं बन सकता, नहीं बन सकते। इस बात को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के दलितों के नेता तब बन सकते थे जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का कांग्रेस उम्मीदवार बनाती। वो अब नहीं है, वो नहीं बने हैं, वो बात खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपनी राजनीति इस तरीके से करे कि उत्तर प्रदेश में मायावती का कोई दलित नेता के रूप में विकल्प ना उभर पाए। अगर चंद्रशेखर मायावती के विकल्प बन गए और बहुजन समाज पार्टी ने अपना नेता स्वीकार कर लिया है, दलित ब्यूरोक्रेसी ने अपना नेता स्वीकार कर लिया, तब फिर एक बार फिर दलित जो है वो कांग्रेस से छिटक के बसपा में चले जाएंगे। चंद्रशेखर में चले इसलिए जाएंगे। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है कि इस वक्त दलितों के पास कोई नेता नहीं है, ये कांग्रेस के लिए आदर्श स्थिति है। ये स्थिति 4-5 साल अगर जारी रहेगी और मायावती का उभार नहीं होगा और वो चंद्रशेखर भी उनकी जगह नहीं ले पाएंगे, तो तभी दलित वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अच्छा, लगता है क्या आपको मायावती का उभार हो पाएगा अब जो हालात में पहुंच गई है? एक भी नहीं सीट हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि उन्हें हमेशा, देखिए, मायावती का उभार उस स्थिति में हो जाता है अगर विपक्ष की सरकार बन जाती केंद्र में। अगर विपक्ष की सरकार बन जाती तो मायावती ज्यादा आजाद महसूस करती, फिर वो स्वतंत्र पहलकदमी करती, क्योंकि मोदी सरकार उनके कान बैठने के लिए नहीं होती, उनकी बाह मरोड़ने के लिए नहीं होती। अभी तो मोदी सरकार के नीचे, मोदी सरकार एक ऐसी चट्टान है, एनडीए सरकार ऐसी चट्टान, इसके नीचे मायावती का हाथ दबा हुआ है। जिस दिन अमित शाह चाहेंगे उस दिन मायावती को धमकाएंगे, मायावती फिर से आकाश आनंद को बर्खास्त कर देंगी। हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हाँ। नुकसान हुआ बहुत आकाश आनंद को। नुकसान क्या, वो तो एकदम वो बिल्कुल उन्होंने भाजपा के प्यादा के तौर पर काम किया है, प्यादे के तौर पर काम किया है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि अगर आकाश को मायावती आगे बढ़ाएंगे? आप अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र देखिए, अलीगढ़ में अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपना मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया होता तो ये जो सतीश गौतम चौहान भाजपा का कैंडिडेट 15,000 वोटों से जीता है, 15,000 वोटों से जीतता, वो 1.5 लाख वोटों से हारता कम से कम। हाँ, सही बात है। ऐसी कई सीटें ऐसी हैं जब एक्चुअल में सब समझ में आ गया कि मायावती ने इस बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन को हराने के लिए ज्यादा जोर लगाया, खास तौर से पहले चरण के बाद के चरणों में तो बहुत जोर लगाया। लेकिन जो आकाश जिस तरह से दोबारा उन्होंने एंट्री कराई है, उसके आकाश की एंट्री से कोई फायदा मिलेगा? उनको लगेगा कि आकाश एक नौजवान नेता है? ये तो इसका आकाश की वजह से नहीं, ये तो तय करना है मायावती को। मायावती को तय करना है कि उन्हें अपनी राजनीतिक पहलकदमी स्वतंत्र रखनी है कि भाजपा के मातहत रखनी है। तो भाजपा के मातहत अगर वो बनी रहेंगी तो फिर कैसे उनकी तरफ वोटर होशियार होता है, वोटर जान गया है कि बहन जी चुनाव ईमानदारी से नहीं लड़ रही है। जिस दिन वोटर को लगेगा कि बहन जी ईमानदारी चुनाव लड़ रही है, वोटर उधर जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि बहन जी ईमानदारी चुनाव ही लड़ रही है, मुसलमान वोट इसलिए मिलता नहीं। अगर मुसलमानों को लगेगा कि बहन जी ईमानदारी चुनाव लड़ रही हैं और उनका उम्मीदवार जाटव वोट लाएगा, दलितों के वोट लाएगा, तो हम वोट दे देंगे, तो बीजेपी के कैंडिडेट हार सकता है, तो वो उधर जाएगा मुसलमान वोट। ये तो सीधा सीधा गणित है। वोटर को उल्लू मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। अच्छा, ये भी देखिए क्या विडंबना है कि दलितों का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो जो स्थापित हो, और इतनी बड़ी आबादी का कोई नेता, सब शून्य हो गए हैं। उनके मुद्दे उठाने वाला कोई बड़ा मुद्दे बचा नहीं है, तो दलितों में एक बड़ी होता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का कोई नेता नहीं है इस वक्त, दलितों की बात नहीं। बीजेपी कहती है हमने ब्रजेश पाठक को बना दिया। नहीं, ना ब्रजेश पाठक ना सतीश दुबे कोई ब्राह्मणों के नेता थोड़ी ना है। किसी के नाम के आगे ब्राह्मण सरनेम लिखने से कोई नेता थोड़ी ना होता है। मोदी जी तो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, उनको ब्राह्मण ज्यादा मानते हैं अपना नेता। तो ये नहीं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का नेता कुछ नेता हुआ करते थे जिनका सम्मान था। ये जो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी वगैरह, ये भी कोई ब्राह्मणों के नेता नहीं है। तो ब्राह्मण इस पर नेतृत्वहीन है। ठाकुरों का कोई नेता नहीं हुआ करता, अब योगी जी ठाकुरों के नेता है। तो इस वक्त दलित राजनीति इस दौर से गुजर रही है जिसमें दलितों के पास कोई प्रभावी नेता नहीं है। लेकिन अगर दलितों को जल्दी ही कोई प्रभावी नेता मिल गया, चाहे वो मायावती के रूप में मिले, चाहे वो चंद्रशेखर के रूप में मिले, वो कांग्रेस के लिए नुकसान होगा। तो कांग्रेस को अपने राजनीतिक पत्ते इस तरह खेलने चाहिए कि वो अनुसूचित जाति के वोटरों को लगता रहे कि अब कांग्रेस ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है।
और जब कोई समुदाय 2-3 चुनावों में किसी पार्टी को वोट दे देता है तो उसमें पार्टी निष्ठा पैदा हो जाती है, पार्टी लॉयल्टी पैदा हो जाती है उसमें। लेकिन वो कांग्रेस के लिए कहा जाता है ये हिट विकेट बहुत जल्दी करती है, अपने अपने गोल बहुत जल्दी कर लेती है, कहीं कांग्रेस तो को अपना अपनी राजनीति तो सही तरीके से चलानी ही होगी। कोई आपके मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हम किसी नौकर को नियुक्त करें कि आप हमारे बिहाफ पे अपना वॉकिंग कसरत किया करो, उससे हमारा वजन थोड़ी ना कम होगा, वो तो कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है, खासतौर से पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेर ने जो कमान संभाली है, उसने आपको लगता है बहुत बेहतरीन काम किया लोकसभा चुनाव में? भाई अभी तो सबने अच्छा ही काम किया होगा, इसीलिए अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं तो अंदरूनी बात नहीं जानता हूँ, उस अंदरूनी स्थिति क्या है। अमित मालवीय के जवाब का जिस तरह से कांग्रेस जवाब दे रही थी, उससे उम्मीद की नहीं थी कांग्रेस इतनी एक्टिव हो देखिए जाएगी। ये सब बातें, एक चुनाव कई कारणों से जीता जाता है, इसमें ये भी एक कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों का अनमनापन और नाराजगी, ये मुख्य कारण है। और कांग्रेस ने जो संविधान का मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, ये सब मुख्य कारण है। समय रहते समाजवादी पार्टी से गठजोड़ कर लिया, जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें मुसलमान वोटों को अपनी ओर आकर्षित किया, ये है मुख्य कारण। लगता है ऐसे बड़े मुद्दे कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में भी उठा लेगी? नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र में तो पहले से ही कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है, आगे है काफी। जाहिर है आने वाले समय में और इन मुद्दों पे और मुखरता से हम लोग बात कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा दलित नेता पैदा हो, उससे पहले दलितों के बीच में कांग्रेस चली जाए। दलित राजनीति बहुत महत्व रखती है, दलित वोट जिधर जाते हैं उधर सत्ता का झुकाव स्वतः हो जाता है। जाहिर है 2-3 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, राजनीति की शतरंज अभी से बिछने लगी है। हम राजनीति के विभिन्न विषयों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आप बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।